कि शायद ये पहली पार्टी होगी जो सभी जातियों को जातिवाद नहीं करके उसके गुणों पे, उनके कर्मों पे, हमारे हमको अगर गठबंधन में रहता हमको टिकट मिलेगा तो हम अपने जाति को ना टिकट देंगे। कमजोर जाति के लोग कभी भी जातिवाद नहीं कर सकते हैं। राजनीति में वैकेंसी है, अकेले लड़ने के लिए बोलिए, नहीं लड़ेगी। राजद को अकेले लड़, जो हमारे आरक्षण की मांग के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। पहली रैली की थी मैंने जम्मू में, बड़ी रैली। फिर 31 जनवरी 2019 हमने की थी बांका में जी। उसके बाद हमने बापू सभागार किया, उसके पहले रविंद्र भवन में किया था। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। फिर एक बार भारत लाइव की वापसी हो गई है। आप सभी के समक्ष खबरें फिर से भारत लाइव उसी कलेवर में, उसी तेवर में लेकर अब आएगा। पहली खबर है भारत लाइव की, और शख्स जो मेरे साथ बैठे हुए हैं वो भी जाने पहचाने हैं, भारत लाइव के रेगुलर हैं आप। आईपी गुप्ता नाम हुआ इनका। अभी हाल ही में गांधी मैदान में वो करके दिखाया जो प्रशांत किशोर सत्ताधारी जो दल है, गठबंधन है, उसके 5 दल या फिर विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे बड़े बड़े वोट बैंक वाले हो, एमवाई वाले हो, या लेफ्ट की पार्टियां हो, या सन ऑफ मलाह कहने वाले मुकेश सहनी हो, किसी ने हिम्मत नहीं की। अब हिम्मत थी या अति चेष्टा थी, या इसे कुछ लोग तो राजनीति में ये भी टर्म दे रहे हैं कि बेवकूफी थी। अगर फ्लॉप हो गए होते तब कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति समाप्त हो जाती। खैर ये सब बातें तो अब चली गई, भूतकाल के घर में चली गई। रैली तो हिट हो गई, और वो भी कंपैरेटिवली हिट, क्योंकि पीछे 2 दिन पहले एक और रैली हुई थी जिसे हिट तो नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में आईपी गुप्ता, काफी गैप भी लगा उस रैली के बाद, आत्ममंथन भी हुआ होगा, सोचने का समय मिला होगा, कैसे कर लिए ये सब। देखिए, अभी आपने कहा कि 12 सफल क्लस्टर रैली करने के बाद जब मेरे मन में आया कि गांधी मैदान को भरना है जी, तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा रिस्क था। लेकिन जब मैं रैलियां आफ्टर रैलियां कर रहा था, तो एक रैली के बाद दूसरा हम कहते हैं यहाँ तो कर लिए, वहां करके दिखाएगा तब ना, वहां कर लिए तो वहां करके दिखाएगा तब ना। मतलब अंगूठा हर बार काटा जा रहा था जी, और अंगूठा काटते काटते हाथ तक पहुंच गए लोग, फिर भी ये विश्वास नहीं किया। तो फिर मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा ये छोटे से पॉलिटिकल कैरियर को दांव पे लगाया और गांधी मैदान का बीड़ा उठाया हमने। लेकिन मुझे अपने लोगों पे भरोसा था जी, और मुझे खुद पे भरोसा था। और मैं जब ये नारा दिया था कि 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटान और गांधी मैदान, तो मैंने जो नारे दिए उसके पीछे मैंने काम किया है, वर्कआउट किया है। और मैं कहा था कि ये गांधी मैदान की सबसे बड़ी रैली होगी, वो कर दिखाया। तो अब उसके बाद रैली तो हो गई, हिट हो गए, बहुत सारे लोग आते हैं, पहला मैच में सेंचुरी मार देते हैं, उसके बाद फिर जीवन में फिर दोबारा कभी ना देते हैं। अरे वो कहाँ गया बैट्समैन जो सेंचुरी मारता पहला मैच में, वो नहीं ना बन जाएगा। हमने 1 हिट वंडर कहते हैं उसमें। 31 जनवरी 2016 पहली रैली की थी मैंने जम्मू में, बड़ी रैली जी। फिर 31 जनवरी 2019 हमने की थी बांका में जी। उसके बाद हमने बापू सभागार किया, उसके पहले रविंद्र भवन में किया था जी। और गांधी मैदान आने से पहले सेंचुरी तो मैं मार रहा था, हर जिले में सेंचुरी मारता यहाँ तो ट्रिपल सेंचुरी थी हमारी। नहीं, बड़ा मंच था ना, वो तो गली मोहल्ला वाला क्रिकेट था, यहाँ तो असली। अब ये पूरे इतिहासकार और पूरे जो विशेषज्ञ हैं वो ये सोच रहे हैं कि आईपी गुप्ता किया कैसे। देखिए, एक बात तो है कि मतलब सत्ताधारी दल हो, विपक्ष हो, मैंने जिससे भी बात की है, एक प्रशांत किशोर को छोड़कर, उनको आत्ममुग्ध हो गए अपनी रैली में ही, उनको छोड़कर बाकी सब आपकी रैली को हिट मान रहे हैं। इससे कॉन्फिडेंस तो बढ़ रहा होगा ना। किसी ने नहीं कहा कि आपकी रैली खराब थी, या किसी ने नहीं कहा कि आपके साथ नहीं है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों आपकी रैली के बाद आपके साथ खड़ा हो गया है, ऑफर दे रहा है, आइए हमारे साथ। क्या लग रहा है, जो कांग्रेस का पुराना ऑफर है, ईमान डोल रहा है क्या अब आपका? नहीं, एक्चुअली मेरा तो हमेशा शुरू से कहना है कि हमारे आरक्षण के मांग के साथ जो खड़ा होगा हम उनके साथ खड़े होंगे। कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ किया हुआ वादा?
नहीं, राहुल गांधी जी के साथ मेरी एक मुलाकात थी और उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं ये भी कहा हूँ, बार बार कहता हूँ मैं, कि जो हमारे आरक्षण के मांग के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, पान समाज उन्हीं के साथ जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे। नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया, आरक्षण के बारे में जानने की कोशिश की, आंदोलन के बारे में जानने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि हम आपके काउज को उठाएंगे जी। ये बात उन्होंने जरूर कही। उनसे मिलने के बाद आंदोलन को एक मजबूती भी। यहाँ तो चर्चा चल रहा है पटना में कि 10 सीट कांग्रेस आपके लिए मांग रही है। अच्छा, चर्चाएं होती रहनी चाहिए, अफवाह जो है ना, आपको आप अफवाह मान रहे हैं। मतलब ये पूरे बिहार में आप, देखिए मैं नाम ले लूंगा आपके लोगों का, जो ये कंफर्म कर देंगे ऑफ कैमरा, सामने तो आपके सामने नहीं बोलेगा कोई, कि आपको कांग्रेस ने जो ऑफर दिया है उसका आप अल्टरनेट अब खोज रहे हैं एनडीए में। नहीं, देखिए मेरा ये दिखा के लोगों को डरा रहे हैं कि भाजपा की 10 सीट तो हमको कांग्रेस दे रही है, आप बताइए क्या दीजिएगा। मेरा ये मानना है कि कुछ बातें तो रणनीति की जरूर हिस्सा होती है जी, और गांधी मैदान हमेशा परिवर्तन की भूमि रही है। जब जब वहां भीड़ हुआ है, बिहार को एक नई दिशा 100% मिली है जी। आप इसे नकार नहीं सकते। जो भी राजनीति करते हैं देश में, प्रदेश में, उस भीड़ के शक्ति को नकार नहीं सकते। आईपी गुप्ता और पान समाज एक केंद्रीय भूमिका में रहेगा, तो चर्चा होनी तो स्वाभाविक नहीं। चर्चा होना, आपके नाम को लेकर नारा लगाना, कमेंट सेक्शन में भर जाता है कमेंट, आईपी गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ। ये देखिए, ये नारे खूब ओवरवेलमिंग है, बहुत इनको सुनकर अच्छा भी लगता है, लेकिन वास्तविक हकीकत भी तो होती है ना। इतना सारा गठबंधन है, इतने बड़े बड़े दल हैं, जब वो अकेले कुछ नहीं कर पा रहे तो आईपी गुप्ता अकेले क्या उखाड़ लेंगे बिहार की राजनीति में। एक सफल रैली जरूर कर लिया आपने, लेकिन दिस इज नॉट द गारंटी कि आप बिहार के मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे। वो जो लोग आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं ये कहते हुए कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आईपी गुप्ता जैसा हो, वो तो फर्जी सपना देख रहे हैं ना। तो मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं तो वो तो सपना देख रहे हैं ना। एक बात दिन में क्यों नहीं हमारे लोग ये सपना देखे कि पान समाज का भी एक आदमी मुख्यमंत्री बने जी? क्यों नहीं देख सकते? मैंने तो उन्हें सिखाया है कि प्रैक्टिकल रहना जरूरी है। सबका बच्चा पैदा होता है घर में, लोग डीएम कलेक्टर बनेगा, सब बनता जाता है। मैं ये कहता हूँ कि जो सपने देखता है वही कुछ न कुछ बनता है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लोग को मैंने बड़ी उड़ान उड़ने के लिए सिखाया है। मैंने ये कहा कि तुम्हारे गरीब और अमीर से सोचने से कोई फर्क नहीं होता। तुम्हारा सोच में तुम गरीब हो या अमीर हो उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। आईपी गुप्ता पान समाज के अलावा बाकी जातियों का वोट कैसे लेंगे? मैंने तो लगता है 15 तारीख को एक वीडियो जारी किया था जात से जमात की ओर। जी। जब आईपी की गठन हो गया तो मेरा तो ये मानना है कि जाति से जमात की ओर हम बढ़ चले। और हमें क्या बोलिएगा, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कुर्मी, कोयरी, डांगी, ततवा को तो मान लीजिए आप अपने साथ रखे हो, वो तो कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन बाकी का क्या कहिएगा? एक बात बताइए, सन ऑफ मल्लाह काहे बोलते हैं? ये मांझी जी किसकी राजनीति तो बंधे हुए हैं ना, ये लोग भी बंधे हुए हैं। मैं कहता हूँ ये बिहार में जातिगत पार्टियां हैं, इसको नकार सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं नकार सकते हैं। तो फिर आप मुझे क्यों नकारने की? मैं नकार नहीं रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या यही मैं कहता हूँ, मैं एक बात बताइए, क्या आप मुकेश सहनी अगला बनना चाहते हैं? क्या आप मांझी अगला बनना चाहते हैं? आपने तो उससे बड़ा ध्येय लिया है ना। नहीं, मैं एक बात बताइए, तो बिना ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत कैसे होगा? भाजपा को अकेले लड़ने के लिए बोलिए, नहीं लड़ेगी। राजद को अकेले लड़ने, सब आपकी तरह बेवकूफ नहीं होता, वो अकेले नहीं लड़ेगी। तो यही ये आज पॉलिटिक्स कंपल्सन और पॉल्यूशन हो गया है। हाँ, आप ही के समाज से आते हैं, मतलब अब तो नहीं आते, लेकिन पहले तो आप लोग भाई थे, सहोदरे कहते थे। एक तरफ अशोक चौधरी है, दूसरी तरफ चिराग पासवान है, दोनों कितना समझदार है, गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं, भीड़ जुटती है। लेकिन चिराग पासवान देखिएगा, रैली 2 बार रैली करके उन्होंने कैंसिल कर दिया गांधीनगर में, नहीं की रैली। बोलते हैं उनके नेता कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खागा। लेकिन हमने तो चैलेंज लिया, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके सब लोगों को थोड़ी कोई मिलेगा। एक ऐसा बेवकूफ जो अपने रणनीतियों को के साथ सफल हो जाता है। बेवकूफी से कभी भी गांधी मैदान आप नहीं भर सकते हैं, बेवकूफी से कभी भी आप बड़ी बड़ी रैलियां नहीं कर सकते हैं। उसके लिए वेल प्लानिंग की जरूरत होती है और वेल रणनीति की जरूरत। शांत से बढ़िया प्लानिंग करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि लेकिन मैं जो प्लानिंग करता हूँ
या उसके डिजाइन की जो बातें करता हूँ, मेरी सीमा के सीमित अंदर होता है। मैं कभी भी आउट ऑफ कैपेसिटी जाके कुछ बात नहीं करता। आउट ऑफ कैपेसिटी कुछ लगता है देख करके आउट ऑफ कैपेसिटी बोल रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम अंदर से सब प्लानिंग किए रहते हैं। बिल्कुल, आपको देखकर भले लगता हो कि हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये तो ये मेरी शक्ति है कि सामने वाला देख के मुझे अंडर एस्टिमेट करता है और वही मेरी ताकत है। उसको ताकत बनाते हैं। वो लगता है कि यार ये सरप्राइज कर देते हैं सामने वाले। गुप्ता, अरे यार ये क्या कर पाएगा। एक तो मैं बधाई भी आपको दूंगा कि एक बहुत छोटी सी पार्टी आपने बनाई, वो तुरंत ही बड़ी हो गई। एक ही दिन में आपने 5 लाख लोगों को जोड़ लिया पार्टी से। अभी तो सुन रहे कि कागजें भरा रहा है, 5 लाख की व्यवस्था भी पूरी नहीं हुई है, वो रोज कागज भर रहा है लोग बैठ के 10,000 लोग। खैर, आपकी एक रणनीति को प्रशांत किशोर ने पहले दिन ही चुन लिया। आपने क्लस्टर वाइज, जिला वाइज रैली करके गांधी मैदान में लोगों को बुलाया। प्रशांत किशोर पहले गांधी मैदान में लोगों को बुला लिए, अब जा रहे हैं जिला और क्लस्टर वाइज कार्यक्रम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि काफी गांधी मैदान वाली अगर एक सफल विफल रैली को छोड़ दिया जाए उनकी, तो क्लस्टर वाइज थोड़ा बहुत भीड़ जुटा रहे हैं अब। मतलब कहने का मतलब कि आपकी रणनीति को आप फॉलो कर रहे हैं, भले उल्टे फॉलो कर रहे हो। देखिए, मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे उनके रणनीतियों पे, लेकिन मैं अपने बारे में ये बात करना चाहूँगा कि मैं हमेशा बेसिक्स पे काम करता हूँ। अगर हमें क्रोसिन से मेरी बुखार छूट जाएगी ना, तो मैं इंजेक्शन नहीं लेता जी, क्रोसिन से ठीक करता हूँ। हम वो बात बोलते रहे हैं जो बिल्कुल सीधे हिट करती है, घुमा फिरा के कोई बात नहीं करते। बिल्कुल भाई, हम डिप्लोमेटिक बोलने की जरूरत नहीं, हमारे लोग पॉलिटिकल नहीं है अभी। बिल्कुल, मुझे वो भाषा बोलनी होगी जो उनको सीधे समझ में आती है, और उनको लगना चाहिए कि उनका जो नेता है सीधी बात करता है, और जो सुनने वाले हैं लोग हैं वो भी कहता हूँ कि भाई हम घुमा फिरा के बात नहीं करते, हम वही बात करते हैं जो करता हूं मैं जी। आज ये बात कह दिया, कल मैं अपने बात से दीगर कुछ बात करूंगा, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मैं कहा कि मेरे जो आइडल है ना, वो बाबू साहब हैं, बलिया के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, और बाला साहब ठाकरे और कांसीराम, ये तीनों का सम्मिश्रण है आईपी गुप्ता। और ये तीनों में एक बात कॉमन था कि एकदम चेहरे पे बोलते थे भाई, जो भी बोलना है ब्लंट एकदम, जो है सो सामने सामने बोल देंगे। भाई आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आप जान रहे हैं कि आईपी गुप्ता सोच क्या रहा है, बोल क्या रहा है जी। तो हम काहे वो बात वही कहे कि भाई आईपी गुप्ता है हमको मूर्ख बना रहा है। काहे कि भाई जो सोच रहे हैं वो जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है, यही यहाँ है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए चिराग पासवान ने कह दिया कि हमको ही मुख्यमंत्री बनना है, और इसी बार बनना है। आईपी गुप्ता कह रहे हैं हमको ही बनना है। हम नहीं कह रहे। हाँ ठीक है, आपके पार्टी आपके लोग कह रहे हैं, हमारे लोग तो दावेदारी तो है ना आपकी। हमारे लोग क्यों नहीं कहें, उनको कहना चाहिए, क्यों नहीं कहेंगे? उनके सपने बड़े, वैकेंसी नहीं ना है इसलिए बोल रहे हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं जो भी काम किया हूं ना, कहाँ वैकेंसी है भाई, हम तो धक्का दे के बढ़ रहे हैं आगे जी। राजनीति में वैकेंसी है, वैकेंसी होता है, पार्टी के लिए कोई जगह नहीं थी बिहार। राजनीति में कोई वैकेंसी नहीं होता है भाई। जब तक हम कलेजा पे नहीं चढ़ जाते हैं तब तक हमारे लिए मुंह खोल भी नहीं करेगा वो लोग। ये सिस्टम है राजनीति के भाई, किसी के लिए राजनीति में कोई वैकेंसी नहीं होता, आपको धक्का देना होता है और दिखाना पड़ता है भाई खाली करो, हम भी हैं, और अगर हम नहीं हैं तो तुम नहीं हो, इसकी व्यवस्था करके आया हूं मैं। आईपी गुप्ता का झुकान किस तरफ हो रहा है, आगे की रणनीति क्या बनेगी? मेरा झुकान उसी तरफ है जो आरक्षण के साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा। आपके सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे इस वक्त। हाँ, तो वो लोग जानना चाहेंगे ना कि अब तो रैली तो कर ले लिया है। हमारे लोग को तो भाई पता है कि हमारे नेता मालूम हो कि कने जेतो जने आरक्षण मिलते उधरे जेतो, अगर मालूम है। अच्छा, दूसरा चीज ये भी है कि आईपी गुप्ता हार कर भी जीतना चाहता है, वो बाजीगरों में, ये समझ लीजिए। धमाका तो गांधी मैदान वाला हो गया, अब आगे क्या धमाका कर? वही मैं कह रहा हूँ ना, और रणनीति बना रहे हैं क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जहां से सारे अवसर बंद होते हैं वहीं से आईपी गुप्ता चालू होता है, ये समझ लीजिए। मैं आज भी कह रहा हूँ, क्या बना है रणनीति? घेराव आज भी कह रहा हूँ, सरकार घेरिएगा, चुनाव बहिष्कार कीजिएगा, क्या कीजिएगा? मैं कह रहा हूँ सारे रणनीतिकार बिहार के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं या जो विश्लेषक हैं उनको मैं कह रहा हूँ कि जहां से आप सारे दरवाजे आईपी गुप्ता को बंद कर देंगे
वहीं से मैं चालू हो जाऊंगा। आपको लेकर विश्लेषण करना भी मुश्किल है इस वक्त, बिल्कुल, क्योंकि कहेंगे हम लोग कुछ कर कुछ और दीजिएगा, अगले पल आप खुल के बोल रहे हैं कि स्वार्थी आदमी है आप। बिल्कुल। मैंने अभी एक इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक तौर पे किधर जाएंगे। मैं कहा भाई मैं तो अवसरवादी हूँ, जिधर अवसर मिलेगा उधर जाएंगे। हम सिद्धांत समाज को स्वार्थी बना दिया अपने भाई, हम सिद्धांत करते करते 78 बरस से कोना में धकेल रहे, ये सिद्धांत वाला, ये सिद्धांत वाला, ये सिद्धांत वाला। काहे का सिद्धांत? तोरा लिए कोई सिद्धांत नहीं, और हमारा लिए सिद्धांत पे सिद्धांत लागू करते जाओ। सिद्धांत तब होगा जब हम आपके साथ बैठ जाएंगे चुन के आरक्षण के साथ के भाई ये गलत कर रहे, ये नहीं होने देंगे, आप ये काम करो। ये कोई सैद्धांतिक बात नहीं होगी भाई, कोई सिद्धांतिक बात। जब एजेंडा क्लियर है, हाँ, वहां जब पहुंच जाएंगे तब कहेंगे कि बेटर ऑफ बिहार, बिहार के अच्छाई के लिए ये चीज है, ये होना होगा, वरना नहीं करने देंगे। बड़ाई तो आपकी हो रही है, कार्यक्रम की भी आपकी बड़ाई हो रही है, सफलता को लेकर भी लोग बोल रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ ये बात, लेकिन ये बिहार तक ही सीमित है। बिहार के बाहर जानते हैं लोग आपको क्या बोल रहे हैं? हाँ, जातिवादी, घोर जातिवादी, बिहार के में जहर घोलने के लिए आ गया आईपी गुप्ता। वो कई पत्रकार मेरे मित्र हैं जो दिल्ली में काम करते हैं, वो कह रहे हैं अरे क्या कर रहा है आईपी गुप्ता, ये तो केवल राजनीति है, जातीयवाद ना, बिहार के गंदा राजनीति को और गंदा कर रहा है आईपी गुप्ता। क्या कहिएगा इसलिए मैं सिर्फ यही करूंगा कि अगर आपके दिल में मेरे लिए नफरत है तो मुझे रखिए, प्यार है तो मुझे रखिए, दिमाग में अगर बुरा सोचते हैं तो मेरे बारे में सोचिए, अच्छा सोचते हैं मेरे बारे में सोचिए, मुंह से अगर कुछ मेरे बारे में अच्छा कहना चाहते हैं तो मुझे कहिए, और कुछ बुरा कहना चाहते हैं तो मुझे कहिए। आप जहां हैं मुझे रखिए, चाहे जिस फॉर्म, सब स्वीकार है, हाँ, जिस फॉर्म में रखिए, बोलते रहिए बाकी मेरे बारे में। हाँ, मुझे रखिए। आप सोच रहे हैं ना भाई आईपी गुप्ता जातिवाद है, पहले तो ये भी नहीं कहते थे, आप कह रहे हैं ना। और जिस दिन आईपी गुप्ता से मिल लेंगे 1 to 1, आपको पता चल जाएगा कि वो साबित कर देगा कि पूछने वाला जातिवाद है कि जवाब देने वाला जातिवाद। जातिवाद वही करता है नमन जी, कमजोर जाति के लोग कभी भी जातिवाद नहीं कर सकते हैं। आपको पता है आपका एक फाइल बना है, मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया है। अच्छा, हाँ, आपके कार्यक्रम की रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री को पहुंचाया गया है, जानकारी मिली है इस बारे में? नहीं, हमें इतना बड़ा आदमी तो नहीं है कि हमें जानकारी हो। आपका रिपोर्ट गया है वहाँ, भेजा गया है, कैसे भीड़ जुटी, कोऑर्डिनेशन क्या था। लेकिन चूंकि चुनौती है ना, ये सीधी सीधी चुनौती आपने सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को दी है। बड़ा वोट बैंक है जिसे अब स्वीकार करने लगे हैं सारे दल, सब कोई ऑन कैमरा से स्वीकार कर रहा है, चुनाव में भी इसका असर होगा। आप अगर ये ठान कर बैठ गए हैं कि हम दोनों गठबंधनों में जब तक नहीं जाएंगे, जब तक आरक्षण नहीं मिल जाएगा, तो फिर मुकेश सहनी जो लास्ट में कॉम्प्रोमाइज करके चले जाते हैं उस तरफ, अगर वो काम आप नहीं कीजिएगा तो नुकसान कर दीजिएगा ना। गर्दन काट ले, फांसी पे चढ़ा दे, अपने समाज के लिए वो भी तैयार हो। तो क्या श्वेत पत्र में लिखित चाहिए? नहीं, कंप्रोमाइज तो कभी जीवन में सीखा ही नहीं। कैसे, मतलब आपको कोई और कह देता है? 2017 में जब मैं सर्वे कराया 2018 तक 151-52 सीट था। अभी जो सर्वे हो कि मेरे पास आया तो 181 सीट है बिहार में, जहाँ 10,000 से लेके 80,000 तक हम हैं जी। अब इतनी बड़ी ताकत होने के बाद ये जो भीड़ जुट गई, उतना बिना रहले आप मुझे नकार दीजिएगा, आप नहीं नकार सकते हैं हमको। रणनीति भी आपकी वही थी कि भीड़ संख्या दिखा देंगे, लेकिन मैं नकारते नहीं थे ना, आप नकार रहे थे ना हमको, इसलिए ये सवाल बाकी बहुत महत्वपूर्ण है। मुकेश सहनी भी आरक्षण करते हैं, लेकिन चले जाते हैं दोनों गठबंधन में से किसी में, और वो कहते हैं कि हमसे धोखा दिया, मेरे पीठ में छुरा घोप दिया, तलवार मार दिया, मुंह पे थप्पा मार दिया। लेकिन ये सब तो उनको पहले से पता होता है कि कोई गठबंधन में उनको बुला रहा है केवल वोट के लिए, उनको आरक्षण देगा नहीं। देखिए, आप मेरे मुंह में डाल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप जिस मांग के लिए, जिस जाति के लिए आप लड़ रहे हैं, और जब मौका मिलता है उस जाति को आप MP MLA का टिकट नहीं देते हैं, तो कौन आवाज उठाएगा भाई जी? लड़ाई तो आपको कमजोर होगी। हमारी हमको अगर गठबंधन में रहता है, हमको टिकट मिलेगा तो हम अपने जाति को ना टिकट देंगे जी। 80% 70% कि भाई हमको वो सीट चाहिए जहां से हमारे जाति की संख्या जहां जीत सकते हैं, और पार्टी तो 30% वैसे भी चाहिए भाई जो दूसरी जाति को हम दे सकते हैं। आप अगर एक भी जाति को टिकट नहीं देते हैं तो आपके आरक्षण की मांग तो कमजोर होगी ही होगी ना जी। हम ही खाली जीत के जाएं
कितना बोलेंगे? हमारे लोग, अगर हमको 10 टिकट मिलता है मान लीजिए, तो उसमें से 5 गो तांती ततवा जाएगा तो 5 आवाज उठाएगा कि नहीं उठाएगा? बिल्कुल। तो आप बताइए, बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां अपने लोगों को टिकट कहाँ दे रही है भाई? टिकट मिलता है दूसरे लोगों को दे रहे हैं, तो क्यों आपकी आवाज को उठाएंगे? आप ये गलती नहीं कीजिएगा। हम नहीं करेंगे। हम तो वही मैं पूछ रहा था, श्वेत पत्र पे लिखवाइएगा पार्टियों से गठबंधन से पहले। नहीं, बहुत तरीका है। घोषणा पत्र होगा ना, उसके बाद ही आप शामिल होइए। बिल्कुल, घोषणा पत्र होगा, उसमें शामिल होगा। और अगर गठबंधन सरकार की तरफ जाते हैं तो उनको तो करना होगा। चलिए मान लेते हैं, क्योंकि सब कुछ हाइपोथेटिकली मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आगे की रणनीति भी स्पष्ट करनी है। नहीं, मेरा एकदम कोई हाइपोथेटिकल नहीं है। मैं आप सोचिए मेरा एकदम मेरे लिए तो सवाल हाइपोथेटिकल ही है। आखिरी सवाल है, मान लेते हैं दोनों गठबंधन में कोई तैयार नहीं होता, अंत में बात सीट की डिमांड की है नहीं, आप तो आरक्षण पढ़ रहे हुए हैं, और अगर नहीं दे पाते हैं, दोनों घटक दल दोनों तरफ से नहीं मिल पाता है आपको आश्वासन, तब क्या काम बिगाड़ने के लिए चुनाव लड़िएगा? मैं तो बोला ना कि हार कर भी जीत जाने का नाम है गुप्ता। बिगाड़ भी कीजिएगा काम, काहे ना भाई? 5-10 सीट तो ऐसे हैं कि हम लोग खुद जीत के आ जाएंगे, बता देते हैं आपको। 5-6 सीट तो ऐसे हैं कि माघ मरद बाल बुतरू बाहर से सब आएगा और रात के 4 बजे से लाइन लगा देगा जी, आपको बता देते हैं। सब स्ट्रेटजी बनी हुई है पहले। और 4 बजे से लाइन लगा देगा, खाली हमरे जतिया वोट देगा पहले तो आप ही। हाँ, और हमको 5-10 सीट पे जीत के आ जाएंगे। और आपको बता दें, आप हरा के भी ताकतवर होते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का काहे राज्यसभा बना दिए भाई? क्या बात था? वो तो हार गए थे, समाज का जो गुस्सा था उसके चलते। हाँ, तो हार तो गए थे आप, क्यों बना दिया भाजपा? वो भी एक राजनीति, हराने का आरोप भी भाजपा पर लगता था। तो चिराग जी हरा दिए थे किसी पार्टी को पूरी तरह जी, तो उसी को पूछ रहे थे आ जाइए इधर। तो हार के भी बाजीगर हो सकते हैं आप। घोर जातिवादी कहलाने में कोई दिक्कत नहीं भाई, यही कहता हूँ, जातिवादी ये नहीं है, ये जाति के अधिकार के लिए लड़ना अगर जातिवाद है। और थप्पा उसके चलते लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको स्वीकार है ना? अरे भाई, आईपी गुप्ता जातिवादी, हम ततवा हैं, हम पान हैं, करेजा ठोक के बोलता हूँ। आप पंडित जी हैं, आप नहीं बोलिएगा। नहीं, हम तो पत्रकार भी हैं तो थोड़ा मजबूरी, हम नेता भी है ना। हाँ, तो आपको तो मजबूरी। हम जब हमने हजारों लड़कियों की शादी कराई थी जमुई में, उसमें ततवा क्या को था? हम ब्राह्मणों की बच्चों की शादी, वही मैं पूछ रहा हूँ ना कि आप, मैं राजपूतों की बच्चे की शादी करना होता तो सबका कीजिएगा, सबका क्रेडिट सबका लीजिए भाई, किसी ने जातिवादी क्या कहलाइएगा? हम ये कह रहे हैं कि शायद ये पहली पार्टी होगी जो सभी जातियों को जातिवाद नहीं करके उसके गुणों पे, उनके कर्मों पे। और मैं कहता हूं कि अगर डिसीजन मेकिंग अगर प्रोसेस होना है तो एंड स्टेक होल्डर कौन होता है? हम आप होते हैं। बिल्कुल। तो ब्राह्मण हैं आप धरातल पे, हम ततवा हैं धरातल पे, फलना राजपूत है, तो हम किसके लिए रोड बना रहे हैं? हम सबों के लिए। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो जितना है उसकी हिस्सेदारी क्यों नहीं होती है? समझ गए, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं दर्शकों, ये बेसिकली ये कह रहे हैं, आप इन पर जातिवाद का आरोप लगे, ये तो कह रहे हैं स्वार्थ स्वीकार है, जो जो मेरी तरफ कीजिएगा भेजिएगा सब हम रख लेंगे, हमको भेजते रहिए कुछ ना कुछ आप। और ये जो कहना चाह रहे हैं उसको मैं बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ, ना नेता ना पत्रकार वाला, एकदम सिंपल वाला। ये कह रहे हैं आप किसी भी जाति के हों, आप अगर मेरे इस मांग के साथ खड़े हैं तो फिर आप मेरे हैं, तब मैं आपके साथ हूं। नहीं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या राजपूत आज राजनीतिक तौर पे हाशिए पे नहीं है क्या? देखिए, तो सभी जातियां मिला जुला कर हैं। नहीं, कुछ मैं बात कर रहा हूँ राजपूतों की, स्पेशली बात कर रहा हूँ। क्या राजनीतिक तौर पे हाशिए पे नहीं है क्या आज? बिल्कुल है ना हाशिए पे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या उनको वो अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप डोम को लीजिए, आप कहार को लीजिए, बाकी जातियों के चमारे ले लीजिए आप बिहार में जी, तो राजनीतिक कोई बड़ा नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश में हाशिए पे है कि नहीं है? बिल्कुल। तो मैं वो लड़ाई लड़ रहा हूँ कि जो भी, हम तो राजनीति के शिकार हो गए ना भाई। अगर हम राजनीति के शिकार नहीं होते तो हम अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते, हमारे MP MLA होते जी। आज आप कुछ जाति जो दबंग जाति भी है ना, वो भी आज राजनीति के हाशिए पे है। उस सब का प्रतिनिधित्व करने के लिए IIP तैयार है, इंडियन इनकलाब पार्टी। आप भी लड़िए, मैं कह रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं लड़ के दिखा दिया दुनिया को। आप तो ताकतवर है, आपका बैकग्राउंड है, इतिहास है,
आप भी लड़िए, अपना घर तो जलाएबे करेंगे, कह रहे हैं आपको भी, आप भी जला के देखिए, मजा आएगा। ये जो मजा है, ये मजा छत्रियों को मैं उदाहरण देता रहा हूँ कि छत्री शरद यादव जी कहे थे राजपूतों के बारे में हमको कि आईपी कोई बात है छत्रियों में कि हस्ती मिटती नहीं। बिल्कुल। तो मैंने कहा सर वो तो हाशिए पे आ गया। बोला नहीं, तो उन्होंने कहा कि छत्री वो समाज जो लड़ा है हमारे लिए, तुम्हारे लिए, जो लड़ा है उसकी हस्ती जब तक दुनिया है तब तक रहेगी। बिल्कुल। तो जो मैं कहता हूँ लड़िए। बिल्कुल। राजपूतों ने, क्षत्रियों ने लड़ा है इसलिए उनकी हस्ती है, तो आप भी लड़िए अगर हस्ती बनानी है। तो मैं लड़ा हूं इसलिए हमारी हस्ती को अब लोग रिकॉग्नाइज करने लग गया। बहुत मजेदार एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है इस बार, मतलब जो मैं समझाना चाहता था उसको अपनी भाषा में जब ये समझाए तो और शानदार लगा। मतलब बाकी जातियों को भी ये स्पष्ट कह रहे हैं, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आवाज उठाइए, इसमें मेरे या किसी और के सपोर्ट का इंतजार मत कीजिए। एक चेहरा चुनिए, एक नेता चुनिए, एक बड़ा संगठन बनाइए या घोषित संगठन बनाइए, और जिस तरह से आईपी गुप्ता ने अपने समाज के लिए आवाज उठाई, और आज हर जगह से डिमांड है, हर जगह से लोग पूछ रहे हैं, जाएंगे किस तरफ पता तो नहीं खोल रहे हैं, लेकिन साफ कह रहे हैं आरक्षण दे दीजिए, श्वेत पत्र पर हमसे समर्थन ले लीजिए। हमारे समाज का लोग 4 बजे सुबह से भीड़ लगा देगा सब वोटिंग बूथ पे, एक एक वोट गिनवा देगा आपको। चलिए, राजनीति आगे बढ़ती रहेगी इसी तरीके से। नई पार्टी है, बिहार की राजनीति में इसका आगमन हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया ही था कि इस रैली के बाद एक नए राजनीतिक जो कलेवर है बिहार में उसकी शुरुआत होगी। चुनाव भी बहुत नजदीक है, तो देखना मजेदार होगा कि आईपी गुप्ता की जो ये तैयारी है क्या रंग लाती है आने वाले समय में। फिलहाल भारत में इतना ही। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।